गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों फिर से लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको आगे भी डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने बताया कि मैं आप लोग के साथ सबमिशन को डिस्कस जब करूंगा तो वहां पर उसको मैं फिर से टॉपिक को जो है कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं हर एक प्रॉपर्टी को आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीजें ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि भाई अगर कोई भी तीन टर्म हमारे पास है बच्चों, कोई भी तीन टर्म जैसे ए बी सी, ठीक है, अगर एपी में है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके लिए रिलेशन ट्रू होगा टू बी इक्वल टू ए प्लस। ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है जो आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे कि कोई भी तीन टर्म ले। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि कोई भी तीन टर्म, तो कोई भी तीन टर्म का मतलब कॉन्जिक्यूटिव थ्री टर्म्स की बात कर रहा हूँ बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। ये जो है ना कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव जो है थ्री टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा मत सोचना कि अगर मान लो मैं कोई एपी ले रहा हूं 3, 1, 5, 9, 13, ठीक है, और 17, 21। अब अगर मैंने ये कहा कि भाई एक ये टर्म ले लो, एक ये टर्म ले लो और एक ये टर्म ले लो, तो इन तीनों में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होने वाली, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ वहां लागू होगी जहां पर तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगी। यानी कि अगर एबीसी हमारा तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब इसी में हम लोग यहाँ पर उस चीज को देख लेते हैं कि मान लो ये तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमने लिया, ठीक है ना, 1, 5, 9, तो मिडिल टर्म का ट्वाइस करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल टू 1 प्लस 9 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये भी 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हम लोग का वैलिड है। यानी कि इसी तरीके से कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर आप ले लोगे तो ये प्रॉपर्टी हम लोग का वैलिड है। ये प्रॉपर्टी हम लोग तब भी यूज करते हैं जब हमें ये दिखाना होता है कि हमारा तीन टर्म एपी में, ठीक है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, उसमें हमें यही काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी फाइनाइट एपी की बात करें, ठीक है, कोई भी अगर मेरे पास फाइनाइट एपी है, द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई एपी लिखा है A1, ठीक है, A2, A3, A4, A5, A6 लिखा है ना। अब अगर मैंने ये कहा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, मतलब अगर मैं पहला टर्म सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से तो पहला टर्म लास्ट से सिलेक्ट कर रहा हूं। अब अगर इन दोनों का सम अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A6। अच्छा, हम लोग A1 को A मान ले और A6 को क्या ले सकते हैं भाई, A प्लस 5D ले सकते हैं। तो क्या गया, 2A प्लस 5D आ गया। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं यहां पर A2 ले लूं, यानी कि पहला से सेकंड टर्म और इंड से भी सेकंड टर्म ले लूं, अगर इन दोनों के लिए निकालूं तो ध्यान से देखो A2 प्लस A5 अगर मैं लिख रहा हूं तो A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस D, और A5 को A प्लस हम लोग लिखेंगे 4D। तो पूरा अगर सम करेंगे तो 2A प्लस 5D यहां भी आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज क्या है, बराबर मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि इंड से इक्विडिस्टेंस अगर कोई टर्म लिया जाए और बिगनिंग से लिया जाए तो हम लोग का दोनों का सम हमेशा सेम होगा, ये बात को ध्यान रखना है। और ये हम लोग का तब भी प्रॉपर्टी काम आया था बच्चों जब हम लोगों ने, याद करो, सम ऑफ एपी निकाला था। जब हमने एपी का सम निकाला था तो मैंने बताया था कि हम सीरीज को रिवर्स करके ऐड करते हैं। तो वो रिवर्स करके ऐड करने का पर्पस ये था कि इंड और फर्स्ट टर्म का जो सम आ रहा था वही सेकंड और सेकंड टर्म का, सेकंड इंड टर्म का भी सम आ रहा है। और इसी चीज को मैंने वहां कहा था कि मैं आपको इसको प्रॉपर्टी में भी बताऊंगा। तो वही चीज यहां भी लिखा हुआ है कि अगर हम A2 प्लस AN-2 ले ले, ठीक है, यहां पर, और अगर हम लोग A3 AN-2 ले ले, यानी कि इंड से थर्ड टर्म, तो अगर इन सबका सम अगर निकाला जाए तो वो हमेशा आपका सेम आएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको निकाल के देख सकते हो। जैसे A2 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो A2 को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, A2 को लिखेंगे हम लोग
यहाँ पर, तो इस तरीके से हम लोग A2 और इसका सम निकाल रहे हैं, इसका और इसका सम निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है, एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। करेक्शन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, एक्चुअली यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ n-2, ठीक। तो ध्यान से देखो, अब मैं चीज़ों को बता दे रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ ट्रू हो जाएगा। तो जैसे A2 प्लस an-1 का सम अगर आप निकालोगे तो A2 को क्या लिखोगे भाई, A प्लस डी लिखोगे, ठीक। और an-1 को क्या लिखोगे, A प्लस n-1 -1 इंटू डी, एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो 2A प्लस, अब यहाँ पर सम निकालेंगे तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, डी यहाँ पर है और यहाँ पर n-2, तो टोटल हो गया n-1 इंटू, ठीक है। उसी तरीके से अगर A3 और an-2 लोगे तो A3 को क्या लिखोगे भाई, A3 को लिखोगे A प्लस 2D, और an-2 को निकालना भाई, तो A प्लस n की जगह n-2 रख दिया मैंने इंटू डी, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 2A प्लस, यहाँ पर n-3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों ऐड हो जाएगा n-1, ठीक है। तो देख रहे हो आपने कि यहाँ पर चीजें क्या आ रही है, सेम आ रही। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैं सिंपल एक सम की बात कर रहा हूँ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 AN तक का सम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे सम निकालना है तो मैं सम निकालने के लिए, ठीक है, एक और चीज को यूज कर सकता हूं, उसको मैं यहाँ पर क्लियर से बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखना। जब हम लोगों ने सम का फॉर्मूला निकाला था तो मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूला आप लोग को बताया था, याद होगा। एक बताया था जिसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हम लोग यूज कर रहे थे, दूसरा हम लोगों ने जो बताया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो था उसमें था हम लोग का Sn इक्वल टू n/2 A प्लस an। याद आ रहा है ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो हम लोग का n ऑड है, तो जब भी मैं भी बात कर रहा हूं कि n अगर ऑड है तो डेफिनेटली वहां पर कितने मिडिल टर्म्स होंगे, एक मिडिल टर्म होगा। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो वहां पर एक ही मिडिल टर्म आएगा, ठीक। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसका मिडिल टर्म निकालना है तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एवरेज होता है ना। तो मिडिल टर्म निकालना है, जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 और मान लो 9, मैंने अगर कहा कि इसका मिडिल टर्म निकालो तो आप करते क्या, फर्स्ट और लास्ट को सम करके 2 से डिवाइड करते हो। तो ध्यान से देखो 1 प्लस 9/2 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पर मिडिल टर्म हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लूँ जिसमें n अगर ऑड है तो उसका मिडिल टर्म जब मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट टर्म यानी A1 और लास्ट टर्म उसको सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखो ये जो टर्म आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हम लोग को, क्या ये हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा मिडिल टर्म को, अभी जो मैंने बताया। तो इसका मतलब ये क्लियर है भाई कि अगर मुझे सम का फॉर्मूला लिखना है तो मैं छोटे तरीके से इसको याद रख सकता हूं, n टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, यानी कि A1 प्लस an/2, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो हम लोग का यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाता है, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगा तो मिडिल टर्म जो है 2 हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए जब सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो n/2 इंटू सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, हम बात करेंगे इन दोनों के मिडिल टर्म्स की। तो याद करो कि जब 2 मिडिल टर्म्स निकालते थे हम लोग तो क्या करते थे हम लोग, तो यहां पर जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर हम लोग के पास टर्म है 1 3 5 7 9 और 11, मान लो कहा जाए कि इसका मिडिल टर्म निकालो, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इसमें 2 मिडिल टर्म्स होंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो आपको बस करना क्या है कि आपको यहां पर 5 और 7 दोनों को लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मिडिल टर्म है और ये भी मिडिल टर्म है। अब ये मिडिल टर्म कैसे आ रहा है, ध्यान से देखो, तो ये मिडिल टर्म आएगा आपको, जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितने है, 6 है, 6/2 कर दो, तो थर्ड प्लेस में जो आएगा वो एक मिडिल टर्म हुआ, और फिर 6/2 + 1 कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, सेकेंड मिडिल टर्म।
यानी फर्स्ट मिडिल टर्म कैसे आता है n/2 से, और सेकंड मिडिल टर्म कैसे आता है n/2 + 1 से। तो अब मैंने यहां पर देखा कि भाई अगर मुझे फर्स्ट मिडिल टर्म निकालना है तो यहां पर मेरा फर्स्ट मिडिल टर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, यानी मुझे an/2 निकालना होगा, ठीक है। और दूसरा मिडिल टर्म जो होगा an/2 + 2 निकालना है। ये दोनों टर्म मुझे फाइंड आउट करने हैं, और जब मैं दोनों का सम करूंगा तो वो मेरा a + an आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग को यहां पर यही दो वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा हम लोग का सम ऑफ मिडिल टर्म, और साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करेगा हम लोग को सम ऑफ एपी। यानी कि आपको बस करना क्या है, दोनों मिडिल टर्म इवेल्युएट करने, an/2 और an + 2/2, और दोनों को ऐड कर देना। दोनों को बस इतना ही है, ऐड करोगे अपने आप आपको जो है वो a + en के फॉर्मेट में जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो, जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें कि भाई कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेंज करता हूं, यानी उसके टर्म को अगर मैं चेंज करता हूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, यानी कि अगर मैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, या मैं ये करूं कि मैं किसी कांस्टेंट से ऐड कर दूं या किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं, तो हम ये जरूर ये जानना चाहेंगे कि भाई जो रिजल्टिंग सीरीज आएगी क्या वो एपी होगी या नहीं। हम उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो इसको मैं एक एग्जांपल से भी साथ में समझाते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो हमारे पास है 4, 7, 10, 13, 16, ठीक है। मैंने कहा कि अगर a1, a2, a3, an सब एपी है तो डेफिनेटली इसका रिवर्स ऑर्डर भी एपी होगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं भाई, क्योंकि सीरीज को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूंगा तो उसका नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो भी एपी होगा। जैसे यही देखो 4, 7, 10, 13, 16, अब अगर इसको मैं 16, 13, 10, 7, 4 लिख दूं अभी भी तो ये एपी है। बस अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कभी इसमें पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं यहां पर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या ये हम लोग का एपी रहेगा, इसको देखते हैं। मैंने क्या किया, हर एक कांस्टेंट के साथ, हर एक टर्म के साथ मैं यहां पर 2 ऐड कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं यहां पर 2 जो है सभी टर्म में ऐड कर रहा हूं। इसमें भी 2 ऐड कर रहा हूं, इसमें भी 2 ऐड कर रहा हूं, इसमें भी 2 ऐड कर रहा हूं, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब क्या क्या आएगा, ध्यान से देखना। ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया हम लोग का 18। क्या है, ये एपी दिख रहा है आपको, बिल्कुल है भाई एपी। इसका मतलब कि अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूं तो उसके बावजूद हम लोग का जो सीरीज है, जो हमारे पास प्रोग्रेशन है, वो एपी ही रहेगा। बस होता क्या है, उसका फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है ना वो अभी भी सेम रहेगा। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट टर्म ये चेंज हो चुका है, बस इतना ही डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो एक चीज हमने सीख लिया है भाई कि अगर मैं किसी भी तरीके से, ठीक है, यहां पर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करूंगा तो उसमें कोई चेंजेस हमें ऑब्जर्व नहीं होने वाले हैं, मतलब एपी एपी ही रह जाएगा। उसके बाद अगर मैंने बात किया कि भाई अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं तो क्या होगा, क्या ये एपी रहेगा। फिर से देखते हैं भाई, हम लोग एक नया चीज यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन सब में। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8, 14, 20, 26, 32। ध्यान से देखो, क्या एपी है, बिल्कुल एपी है भाई। 6 इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बावजूद भी ये हमारा क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि भाई किसी कांस्टेंट से ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एपी है, ये चीजें हम लोग को आगे काम आएंगी जब मुझे 3 टर्म को प्रूफ करना होगा कि वो एपी है या नहीं। ठीक, ये चीजें को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एज ए प्रॉब्लम। उसके बाद
कुछ और रिजल्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैं किसी एपी में पीएच टर्म को फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, पीएच टर्म मैंने निकाला और वो मेरा आ गया क्यू के बराबर, यानी कि एपी जो है वो क्या आ गया, क्यू के बराबर। और अगर मैंने क्यूएच टर्म निकाला और वो क्या मिल गया, पी, तो मैं अगर पी प्लस क्यूएच टर्म निकालूंगा ना, पी प्लस क्यूएच टर्म, तो बेटा ये जीरो ही आएगा। ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे डायरेक्ट बता दिया। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने कहा पीएच टर्म क्यू है, तो मान लो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो पीएच टर्म क्या होगा, दिस वन होगा। और मेरा क्यूएच टर्म पी है, तो इसका क्यूएच टर्म क्या होगा, ध्यान से देखो, दिस वन होगा। अब कुछ मत करो, दोनों को जो है एक बार सब्सट्रैक्ट कर डाल। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ए कैंसिल आउट। जैसे दोनों घटाओगे तो P माइनस क्यू इंटू डी और Q माइनस पी आएगा। तो ये जब इसको कैंसिल आउट करेगा ना तो -1 के साथ करेगा, ठीक है। यानी D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अब D -1 आ गया है, अब हम लोग को करना क्या, A निकालना है। तो D की वैल्यू को किसी भी पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो ध्यान से देखो, A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू Q। तो A की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी P प्लस Q माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं निकालने जा रहा हूं P प्लस क्यूएच टर्म, P प्लस क्यूएच टर्म निकाल रहा हूं भाई। तो ध्यान से देखना, A P प्लस क्यूएच टर्म क्या आएगा, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी आएगा। A की वैल्यू मेरे का है P प्लस Q माइनस 1, P प्लस Q माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है, -1। ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म आपस में कैंसिल आउट होगा और जीरो बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहां पर मुझे कहा जाए कि फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू है वो 17 है और 17th टर्म की वैल्यू 5 है, और अगर हमसे पूछा गया कि भाई यहां पर 23rd टर्म की वैल्यू बताओ, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा और डायरेक्ट जीरो लिख, सॉरी यहां पर 22 होगा, ये 22 होगा, तो मैं डायरेक्ट इसको जीरो लिखूंगा, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने यहां पर ये प्रॉपर्टी को यूज करनी है। A5 की वैल्यू 17, 70 टर्म की वैल्यू 5, तो 5 प्लस 17 टर्म की वैल्यू 0। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेंस में पहले जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें यही सब प्रॉपर्टी यूज होती है, डायरेक्ट आंसर हम लोग को मिल जाते। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको याद भी रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, हालांकि देखो हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दिया गया कि mth टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड nth टर्म ऑफ एपी इज m, देन pth टर्म की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको एक अलग सा टर्म p की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह सॉल्व होगा। याद करो, हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, mth टर्म की वैल्यू क्या है n और nth टर्म की वैल्यू क्या है m। तो याद करो, हमने यहाँ पर d क्या निकाला था, d निकाला था -1 और a की वैल्यू आई थी m प्लस n -1 आया था। अब ये दोनों वैल्यू को यूज करो pth टर्म फाइंड आउट करने में। तो ap जो होगा a प्लस p -1 इंटू डी। a की वैल्यू है m प्लस n -1 प्लस p -1 इंटू डी यानी -1। अब पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना ये, तो ये m प्लस n माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये जो रिजल्ट बताया आपको, एक्चुअल में इसमें पिछले वाले जो रिजल्ट है उसका यूज मैंने किया हुआ है और उसी से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया कि कैसे ये ph टर्म m प्लस n माइनस पी आएगा। तो ये जो भी रिजल्ट बच्चों मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आप ये सब रिजल्ट यूज करोगे चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी और आपको टाइम भी बहुत कम लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करें वो सम से जुड़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर टाइप का जैसे हम लोगों ने nth टर्म में था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर
सम में देख रहे हैं कि अगर मान लो कोई एपी है जिसका पीएच टर्म का सम क्यू है, ठीक है, और क्यूएच टर्म का सम जो है पी है, तो हमें एस पी प्लस क्यूएच टर्म निकालना है। बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले एस पी निकालते हैं हम लोग। एस पी हो जाएगा पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगा, और ये हम लोग का क्यू के बराबर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे क्यूएच टर्म का सम, यह हो जाएगा क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये पी, ठीक है। तो अब आपको बस करना क्या है कि यहां से ए और डी निकालना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, ए और डी निकाला था, बिल्कुल वही काम यहां भी आप करोगे, ए और डी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को बस करना क्या है कि एक काम आप ये करोगे कि आप जैसे ये p बाई टू है, ठीक है, इसको इधर डिवाइड कर दो और q बाई टू को इधर डिवाइड कर दो, ठीक। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, और ये 2q बाई पी बनेगा, और ये वाला जो टर्म है वो 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी 2p अपॉन क्यू बनेगा। अब दोनों को घटा दो, जैसे ही घटाओगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू इंटू डी, और ये जो है ये भी घटेगा, तो 2q बाई पी माइनस 2p बाई क्यू। अगर आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। अब ये जो है इसको जब कैंसिल आउट करेगा तो बचेगा माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, क्योंकि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को एनी टाइम क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी लिख सकते हैं, और क्यू माइनस पी जो इसके साथ कैंसिल आउट होगा माइनस वन से, इसलिए आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस ऑफ 2p प्लस क्यू अपॉन पी, ठीक। जिस तरीके से डी हमने फाइंड आउट किया, हम उसको यहां पुट करके ए निकालेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस टू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा 2q बाई। अब आपको बस करना क्या है कि यहां पर पहले आपको ए निकालने के लिए पहले आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर दो, तो 2a और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2p p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, और प्लस 2p प्लस क्यू अपॉन 2q अपॉन, ठीक है। अब आप टू ए निकालने के लिए सभी टर्म्स को उधर ले जाओ। हमें 2a से मतलब है, इस बात को ध्यान रखना, हम लोग को a से मतलब नहीं है, क्योंकि सब में तो 2a ही यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ 2a की वैल्यू निकालूंगा। तो आपको बस करना क्या है कि यहाँ से सारी वैल्यूज को शिफ्ट करना है, ठीक है। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या वैल्यूज आएंगी हम लोग को, 2a इक्वल टू वो सारा टर्म हम लोगों ने उधर शिफ्ट कर दिया, तो 2q बाई पी, ठीक है, प्लस 2p p प्लस क्यू बाई, ठीक है। अच्छा, p और p यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी उधर जाएगा, माइनस 2p प्लस क्यू बाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये टर्म क्या बनेगा, 2q बाई पी, और ये हम लोग का सिंप्लीफाई होगा, मैं डिवाइड कर रहा हूं ध्यान से देखना, तो 2p बाई क्यू बन गया ये, ठीक है, और ये बन जाएगा क्यू को डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हम डिवीजन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 बाई माइनस क्यू और 2 बाई पी, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे पास आएंगे बच्चों, देखो ध्यान से, 2a की वैल्यू। अब आपको करना क्या है कि ये जो भी मैंने 2a की वैल्यू निकाली, चाहो तो आप इसी फॉर्मेट में रखो चाहे इस फॉर्मेट में, आपको ये वैल्यू जो है, ठीक है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालने में यूज करना है, और फिर देखना है कि वहां पर सम क्या रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम लोग यहां पर सम ऑफ, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, दिस वन होगा 2a प्लस
p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो p प्लस क्यू बाई 2। अब 2a की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं, 2q बाई पी प्लस 2p बाई क्यू, 2p बाई क्यू प्लस 2q बाई पी प्लस 2 माइनस 2 बाई पी माइनस 2 बाई क्यू। ठीक है, ये आ गया ए की वैल्यू। और p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी हम लोग का जो था, ये हम लोग को जो निकाला था, ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू बाई पी। अब इसको आपको सिर्फ अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर अंदर वाले को आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, 2 को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, क्योंकि हर जगह आपको 2 दिख रहा होगा, है ना, हर जगह यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 को हटा दो तो ये p प्लस क्यू बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा p बाई क्यू बाई पी प्लस 1 माइनस 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू। अच्छा, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बाई पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस p प्लस क्यू बाई पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा पूरा। ठीक है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो टर्म है, ठीक है, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू बनेगा प्लस 1, और ये वाला टर्म ध्यान से देखना, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बाई पी क्यू। ठीक है, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखो, p प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू माइनस 2। ये टर्म इसको कैंसिल आउट करेगा, -2 इसको घटाएगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस। तो फाइनली हम लोग ने इस चीज को प्रूफ कर दिया। नो डाउट इट इज ए टाइम टेकन बच्चों, ये काफी टाइम टेकन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ आप लोग पूरी चीजों को याद रखो, मतलब डेरिवेशन को, लेकिन हाँ रिजल्ट आप याद रखो कि अगर मुझे p प्लस सम ऑफ pth टर्म q है और सम ऑफ qth टर्म p है, तो सम ऑफ p प्लस qth टर्म माइनस ऑफ p प्लस q है। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसको हम लोग चाहे तो प्रॉब्लम में अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग को दिया गया है सम ऑफ 20 इक्वल टू 30 और सम ऑफ 38 टर्म इक्वल टू 20, और आपसे पूछा गया S50, तो आप इस दोनों को आपस में सॉल्व करके ए और डी जो निकालोगे, उसके बजाय आप अगर यहाँ पर ये सोचो कि जो S50 पूछा गया है उसमें 20 प्लस 30 है ना, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो 20 प्लस 30 यानी कि -50। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग टाइम सेविंग कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को बता सकते हैं कि देखो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आपको वहाँ सॉल्व नहीं बल्कि रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, एक दो क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, आगे भी मैं इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है भाई, कि हम लोग से पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये 3 टर्म एपी में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और आप देखोगे ना तो जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर खासकर इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे है, आपको बस वो तरीका समझना है और आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि कोई भी 3 टर्म जब एपी दिया जाता है तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। क्या था भाई, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो हम लोगों ने याद है कि ये यहाँ पर हमने जो कहा था कि अगर ए बी सी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो हम लोग टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, और इस पे यही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो ध्यान से देखो, ट्वाइस ऑफ दिस वन, तो ट्वाइस करेंगे तो 1/2 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, लॉग ऑफ
3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ 3 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब चीजों को बस सिंप्लीफाई करना है, लेकिन किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको अपने इक्वेशन में जो इन्वॉल्व लॉग है उसको हटाना पड़ता है। इस बात को आप समझ जाओ अच्छे से, क्योंकि जब तक लॉग नहीं हटेगा तब तक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। अब लॉग कैसे हटेगा देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर, ठीक है, एक चीज मैं यहां पर बता दूं, यहां पर एक चीज छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर बेस में 3 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 3 मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेस में 3 होगा, ठीक है। अब मैं इस टर्म को इधर ला रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखते जाना क्या स्टेप कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्टेप आपको और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आए, ठीक है। मैंने लिख दिया इस तरह से 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस। अब लॉग की अगर प्रॉपर्टी यूज करें तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो इसका मतलब 3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, आखिर वो नंबर की वैल्यू क्या होगी, वो नंबर की वैल्यू क्या लेंगे जिसका बेस 3 रखे और लॉग ले तो 1 होगा। आपके मन में तुरंत स्ट्राइक करेगा सर ये इसको 3 होना पड़ेगा, क्योंकि जब 3 होगा तभी ना log 3 बेस 3 1 होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू जो होगी 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1 3 के बराबर होगी, और मल्टीप्लाई करोगे ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग यहां पर इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कर क्या रहा हूं कि मैं पूरे को 3 की पावर x का इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं इसको क्या कर रहा हूं, 3 की पावर x का इक्वेशन बना रहा हूं, और 3 की पावर x को फिर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि ये हम लोग का क्वाड्रेटिक बन जाए। तो ध्यान से देखो ये चीज अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर मैंने क्या किया, ये हम लोग का 5 हो जाएगा और ये 12 इंटू 3 की पावर x। अब करना क्या कि आपको याद आएगा कि क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने ऐसे ही प्रॉब्लम डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने वहां पर 3 की पावर x को t माना था, यहां भी हम इसको 3 की पावर x को t मान लेंगे। तो ये हम लोग का जो है 3 बाई टी प्लस 5 12 इंटू टी बन जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो ये हम लोग का -5t 0 हो जाएगा। अब इसके रूट्स हम लोग को निकालने हैं, ठीक है। तो रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज अगर हम लोग करते हैं तो चाहो तो यहां से टी की वैल्यू ही निकालो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से। (12t² - 5t) -3। अच्छा इसको हम लोग 9 और 4 के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना -9t प्लस 4t -3 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो इसको और इसको साथ में लोगे तो 3t बाहर आ जाएगा, तो 4t -3 और प्लस 4t -3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें t की जो है 2 वैल्यू मिलने वाली है, एक t की वैल्यू आएगी -1/3 और दूसरी आ जाएगी हम लोग को 3/4। बट t निकालना तो हम लोग का पर्पस था ही नहीं बच्चों, तो हम लोग को निकालना क्या है, ध्यान से देखो हम लोग को निकालना है 3 की पावर x यानी x। तो हम लोग का जो भी वैल्यू है वो 3 की पावर x के बराबर होगा, तो 3 की पावर x इक्वल टू -1/3 होगा और 3/4। लेकिन 3 की पावर x जो होता है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये कभी वैल्यू नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 3 की पावर x सिर्फ जो है 3/4 होगा। यहां से अगर हम लोग x निकालना है तो log ले लेंगे, log बेस 3, ठीक है। तो ये x बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो log 3 बेस 3
तो ये हो जाएगा 1, x इक्वल टू, फाइनली हमारे पास x की वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व किया, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरीके से हमने लॉग की भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी यूज़ किया है, क्वाड्रेटिक भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है, और हम लोगों ने यहाँ पर x निकाला। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है सिर्फ सीरीज नहीं बल्कि लॉग और क्वाड्रेटिक मिक्स कॉन्सेप्ट है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग जरूर फोकस करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी मिले इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है, बहुत काम आने वाला। ठीक, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, ठीक है। और फिर हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ और कुछ प्रॉपर्टी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग होपफुली स्टार्ट करने वाले हैं समेशन, जो आगे बहुत काम आएगा, इस सीरीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि समझ लो कि सीरीज में समेशन के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि सीरीज सॉल्व करना है तो विदाउट समेशन कुछ भी नहीं है, तो समेशन ही सब कुछ है, एक तरह से बैकबोन है यहाँ पर। तो आपको वो टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत मेहनत करना है, और मतलब कॉन्फिडेंस लाना है कि ताकि आप उस टाइप के प्रॉब्लम को कभी मिस ना कर सको, कभी गलत ना कर सको। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के बाद जो है होपफुली समेशन को स्टार्ट करेंगे, और तब तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और जितने भी डीपीपी दिए जा रहे हैं उसको बनाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।